हेलो बच्चों, ये आज की वीडियो बहुत क्विक रिवीजन है आप लोगों के लिए। लास्ट मोमेंट वाला रिवीजन है। इसमें मैंने अंतरा के हर उस चैप्टर को इंक्लूड किया है जो आपके सिलेबस में है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर चैप्टर का विशेष सप्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य। 3 क्वेश्चन जो ये बनते हैं आपके 14 मार्क्स के, उनमें विशेष जो लिखा जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से चैप्टर में कौन सा विशेष आएगा, तो केवल हम विशेष वाली चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। जल्दी से देख लेते हैं कि हर एक चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हर एक चैप्टर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। शुरू करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट कवि जयशंकर प्रसाद से। इनकी कविता है देवसेना का गीत। इस पूरी कविता का केंद्रीय भाव क्या है? देवसेना के दुख का वर्णन और उसकी वेदना का वर्णन। भाषा इसमें कौन सी है? संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग है। तत्सम शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग है। मुक्त छंद हम लिख सकते हैं, बिंब का प्रयोग हम लिख सकते हैं। जहाँ इस तरीके का वर्णन हो कि लगे आंखों के आगे चित्र उपस्थित हो गया, तो बिंब का प्रयोग इसमें माना जाता है। जो आपके 2 वो वाले पैरा हैं जहाँ कोई व्यक्ति थक कर सोता है और उसे मधुर आवाज़ सुनाई देती है, वो वाले दोनों पैरा, उसमें बिंब का प्रयोग है। अलंकार इसमें रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार। रस, करुण रस भरा हुआ है पूरी कविता में। तो ये था। अगली कविता कार्नेलिया का गीत। कवि सेम जयशंकर प्रसाद। कविता कार्नेलिया का गीत। इसका केंद्रीय भाव क्या है? भारत के सांस्कृतिक सौंदर्य का वर्णन इसका केंद्रीय भाव है। भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। तत्सम शब्दों का प्रयोग है इसमें भी। मुक्त छंद हैं और बिंब का प्रयोग है इसमें भी। पूरा जो सूर्योदय होता है वहां पर बिंब का प्रयोग किया गया है। किसी भी लाइन में बिंब आप लिख सकते हैं इसमें। अलंकार मानवीकरण अलंकार है। लास्ट वाली 2 लाइनों में जहां उषा का वर्णन किया गया है वहां पर मानवीकरण अलंकार है। अगर शैली की बात करें तो गीत है ये। इसी तरीके से देवसेना का गीत भी गीत ही था। अगले कवि की बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता है सरोज स्मृति। केंद्रीय भाव क्या है? बेटी सरोज के मरने के बाद कवि का दुख इस कविता का केंद्रीय भाव है। भाषा इसकी भी संस्कृत निष्ठ हिंदी है। तत्सम शब्दों का प्रयोग है इसमें भी। मुक्त छंद है और बिंबों का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सी है? ये भी एक गीत है। बेसिकली ये एक शोक गीत है। गीत या शोक गीत जो याद रह जाए आपको। अलंकार अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार भी है कहीं कहीं। रस इसमें भी करुण रस का प्रयोग है। अगले कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कविता है उनकी यह दीपकीला। केंद्रीय भाव क्या है इस कविता का? मनुष्य जीवन की सार्थकता समाज और देश से जुड़ने में है। अकेले रहने में नहीं है, अपने गुणों का सदुपयोग करना चाहिए देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए। ये इसका केंद्रीय भाव है। भाषा इसकी संस्कृत निष्ठ हिंदी है। इसमें भी तत्सम शब्दों का प्रयोग है और छंद मुक्त कविता है। शैली इसकी क्या है? प्रतीकात्मक कविता है। दीपक को प्रतीक बताया गया है मनुष्य का, तो ये प्रतीकात्मक कविता है। इसी कवि की दूसरी कविता, कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कविता मैंने देखा एक बूंद। इसका केंद्रीय भाव क्या है? मनुष्य को अपना अस्तित्व पहचानना चाहिए और क्षण का महत्व, यानी एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को दिशा देने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो क्षण का महत्व है, मनुष्य को अपना अस्तित्व पहचानना चाहिए। भाषा इसकी सरल हिंदी है, हालांकि तत्सम शब्दों का प्रयोग है। मुक्त छंद भी है। शैली वही प्रतीकात्मक कविता। अज्ञेय की दोनों कविताएं प्रतीकात्मक कविताएं हैं। अगला देखते हैं कवि केदारनाथ सिंह। कविता इनकी बनारस। केंद्रीय भाव क्या है इस कविता का? बनारस की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन है। भाषा कैसी है? सरल हिंदी है। तद्भव शब्द हैं, जहाँ सरल हिंदी हमारी हो जाती है वहाँ तद्भव शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि तद्भव शब्दों का प्रयोग है। मुक्त छंद है, बिंब है। अलंकार की अगर बात करें तो अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बनारस कविता में आधा जल में आधा थल में, इस तरीके से बार बार बहुत सारे शब्द जो हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के हैं। रस इसमें शांत रस है। सेम कवि अगली कविता, कवि केदारनाथ सिंह। कविता है दिशा। इस दिशा नामक कविता का केंद्रीय भाव क्या है? बाल मनोविज्ञान का वर्णन, कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, कैसी हरकतें करते हैं, उस चीज़ का वर्णन है। भाषा इसकी भी बहुत सरल हिंदी है। तद्भव वाले शब्द हैं, मुक्त छंद है और बिंब का प्रयोग है। अलंकार इसमें भी अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शैली इसकी चित्रात्मकता है। जहां हम बिंब लिखते हैं वहां चित्रात्मक शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके 2 पॉइंट बन जाएंगे। बिंब और चित्रात्मक लगभग एक जैसे ही हैं। अगले कवि कवि रघुवीर सहाय। कविता का नाम है बसंत आया। केंद्रीय भाव क्या है इस कविता का? प्रकृति से मनुष्य का टूटता रिश्ता। भाषा कैसी है? सरल हिंदी है। तद्भव वाले शब्द है। मुक्त छंद है। बिंब का प्रयोग है। प्रतीकों का प्रयोग है। अलंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार कहाँ है? जहाँ पर हवा आई फिर किसी आई, वो वाली जो लाइनें हैं, ऊपर वाली जो लाइनें हैं कविता की शुरुआत में, वो वाली लाइनों में मानवीकरण अलंकार है। शैली इसमें भी चित्रात्मक है। बिंब बनाए गए हैं बहुत सुंदर, हमारे आंखों के सामने बसंत के दृश्य उपस्थित किए गए हैं। सेम कवि
अगली कविता रघुवीर सहाय कवि हैं, कविता तोड़ू। केंद्रीय भाव है धरती के माध्यम से मनुष्य को सृजन की प्रेरणा देना, ये इस कविता का केंद्रीय भाव है। भाषा इसकी कैसी है? सरल हिंदी है, तद्भव शब्दों का इसमें भी प्रयोग है, मुक्त छंद है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास है और पुनरुक्ति प्रकाश है। पहली लाइन में ही तोड़ो शब्द, लास्ट वाली लाइन में गोड़ो शब्द, आधे आधे गाने, बहुत सारी जगह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शैली इसकी है प्रतीकात्मक, गुण इसमें है ओज गुण। एक शब्द मैंने इसमें डाला है उद्बोधन वाली कविता। कभी एक प्रश्न आया था मेरे ख्याल से सीबीएसई में ही, क्या शायद मैंने पढ़ा हो कि ये कैसी कविता है? उद्बोधन वाली कविता। उद्बोधन हम किसको कहते हैं? मोटिवेशनल जहाँ चीज़ें हो, मोटिवेशन की जहाँ बात हो, उद्बोधन यानी भावों को जगा देना, वो वाली कविता है। तो ये मोटिवेशनल कविता है, इसको हिंदी में उद्बोधन कहते हैं, ये ध्यान रखना। ये एमसीक्यू का आपका क्वेश्चन हो सकता है। अगले कवि कवि तुलसीदास। कविता जो है भरत राम का प्रेम। केंद्रीय भाव इसका क्या है? भरत का आत्म परिताप और उसकी मनोदशा का वर्णन। आत्म परिताप कहते हैं अपने आप को दोष देना, दुख में रहना, खुद से अपनी गलती मानना, ऐसी वाली जो भावनाएं होती है आत्म परिताप, यानी अपने किए पर पछताना, ऐसी वाली चीज़ों का जहाँ वर्णन हो आत्म परिताप। तो भरत जो है अपनी गलती मान करके और राम को मनाने आए हैं, तो पूरी कविता में भरत का आत्म परिताप है। भाष्य इसकी अवधि है, यहाँ से हमारी पुरानी कविताएं शुरू होती हैं। अलंकार है अनुप्रास इसमें, छंद, दोहा और चौपाई। जितनी भी नई कविताएं थी उनमें आप बेझिझक मुक्त छंद लिख सकते हैं। छंद के नाम पर आपको कुछ याद नहीं करना, पुरानी कविताओं में छंद आते जाएंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल छंद नहीं है पुरानी कविताओं में, लेकिन फिर भी नई कविताओं में मुक्त छंद आप यूज़ करेंगे। और इस कविता में छंद जो है दोहा और चौपाई है। राम और भरत के प्रेम का वर्णन, ये एक लाइन भी आप इस पूरी कविता में कहीं भी विशेष में ऐड कर सकते हैं। सेम कवि अगली कविता, कविता है पद। कवि हैं तुलसीदास। केंद्रीय भाव इसका क्या है? राम के वन चले जाने पर कौशल्या की मनोदशा का वर्णन। इस कविता में कौशल्या की मनोदशा का वर्णन है। भाषा अवधि है, दोबारा से नहीं, इसकी भाषा ब्रज है, ये गलती से लिखा गया, तो पद की भाषा ब्रज याद रखेंगे। अलंकार अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है। अनुप्रास तो हम आसानी से खोज सकते हैं। उपमा अलंकार कहाँ है? पहले वाले पैरा में है, जहाँ चित्र लिखी शब्द का है प्रयोग और प्रीति सीखी शब्द का प्रयोग है, तो वहाँ उपमा अलंकार है। और सेकंड पैरा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनहु कमल हिम मारे, इस लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। आपके पूरे सिलेबस में एक ही उत्प्रेक्षा अलंकार है, वो इस लाइन में है। छंद, दोहा चौपाई, दोबारा से। रस, वात्सल्य रस, जहाँ माता और बच्चे के प्रेम का वर्णन हो, माता पिता और बच्चे के प्रेम का वर्णन हो, तो वात्सल्य रस होता है। अगले हमारे कवि और कविता कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। कविता है हमारी बारह मासा। केंद्रीय भाव क्या है? राजा रतन सेन के बिना रानी नागमती की विरह दशा का वर्णन। भाषा इसकी भी अवधि है। अलंकार इसमें कौन सा है? अनुप्रास अलंकार आपको मिल जाएगा। अतिशोक्ति अलंकार आप किसी भी लाइन में यूज कर सकते हैं। पूरी कविता में नागमती की दशा का जो वर्णन है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया गया वर्णन है, तो अतिशोक्ति अलंकार कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। छंद जो है दोहा चौपाई छंद है। रस, वियोग श्रृंगार रस है, यानी रानी की जब दशा का वर्णन है तो वियोग श्रृंगार है वो। बारह मासा भी एक मेन पॉइंट ऐड कर सकते हैं विशेष में आप। बारह मासा किसे कहते थे? 12 अलग अलग महीनों में नायिका की दशा का वर्णन करना 12 मासा कहलाता था। अगले हमारे कवि विद्यापति। विद्यापति की कविता का नाम है पद। केंद्रीय भाव इसमें क्या है? राधा मान सकते हैं हम या गोपियां मान सकते हैं। उनकी विरह वेदना का वर्णन है, उनके प्रेम का वर्णन है। श्री कृष्ण जी उनको छोड़ करके चले गए हैं, उसके बाद जो है उनकी कैसी दशा है, इस चीज़ का वर्णन है। भाषा विद्यापति की कौन सी है? मैथिली भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। मैथिली भाषा पूरे सिलेबस में विद्यापति की भाषा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार मिल जाएंगे आपको, पुनरुक्ति प्रकाश मिलेगा। अतिशोक्ति अलंकार भी थर्ड पैरा में आपको मिलेगा, जहाँ उस नायिका की हालत का वर्णन है कि धरती पर बैठ जाती है, उठा नहीं जाता, वो वाली चीज़ें। कानों को बंद कर लेती है ताकि कोयल की आवाज़ ना सुने, आंखें बंद कर लेती है ताकि फूलों को ना देखना पड़े, वो वाला सारा पूरा पैरा अतिशोक्ति अलंकार है। रस, वियोग श्रृंगार है फर्स्ट और थर्ड पैरा में। सेकंड वाले में हम खाली श्रृंगार रस लिख सकते हैं। छंद इसमें पद है। पद जो है, पद करके जो भी कविता होती है उसमें पद नामक छंद होता है, तभी उसका नाम पद दिया गया होता है। तो जहाँ भी जो भी आपकी कविताएं हैं सिलेबस में पद करके, वो उसमें आप एक विशेष ऐड कर सकते हैं। पद छंद का प्रयोग है। शैली चित्रात्मक शैली है, बिंबों का प्रयोग किया गया है इसमें भी। हमारे लास्ट कवि घनानंद। कविता है इनकी कवित। कवित भी एक छंद है, तो इसको भी आप छंद के रूप में ऐड कर सकते हैं। केंद्रीय भाव इसमें क्या है? घनानंद की प्रेमिका सुजान, नाम याद रखना है, उसकी उपेक्षा, वो उपेक्षा कर रही है घनानंद की, वो घनानंद को इग्नोर कर रही है, वो केंद्रीय भाव है इस पूरी कवित्व में। और घनानंद के दुख का वर्णन है, इन दो चीज़ों को केंद्रीय भाव माना है। भाषा इसमें ब्रज है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रस जो है वियोग श्रृंगार रस है, इसमें भी वियोग श्रृंगार रस है। छंद है कवित्व। अगला चैप्टर प्रेमघन की छाया स्मृति। यहाँ से हमारे गद्य के चैप्टर शुरू होते हैं।
लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। इसमें केंद्रीय भाव क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने अपने बारे में बताया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताया है और प्रेमघन के बारे में बताया है। भाषा कैसी है? गंभीर हिंदी है, हालांकि कहीं कहीं आम बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग है। सरल हिंदी लिख सकते हैं आप, शुद्ध हिंदी लिख सकते हैं। मुहावरों का प्रयोग है। शैली कैसी है? संस्मरण शैली है। संस्मरण शैली का ये एक निबंध है, उन लोगों को याद करके लिखा गया है। और वर्णनात्मक निबंध है, वर्णन किया गया है चीज़ों का, जगहों का, व्यक्तियों का। अगला चैप्टर पाठ है सुमरिनी के मन के। इसके अंदर 3 छोटे छोटे निबंध शामिल है। सुमरिनी के मन के नाम अगर आप भूल भी जाते हैं तो भी आपको छोटे निबंधों के नाम याद होने चाहिए। पहला निबंध है बालक बच गया। राइटर है इसके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। केंद्रीय भाव क्या है? शिक्षा व्यवस्था में रटना बहुत खराब बात है, बच्चे की मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालता है, शारीरिक स्थिति भी उससे प्रभावित हो जाती है, तो बच्चे को स्वाभाविक रूप से बड़ा होने देना चाहिए। ये इसका केंद्रीय भाव है। भाषा कैसी है? बिल्कुल सरल हिंदी है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुहावरेदार भाषा है, मुहावरों का प्रयोग है। शैली कैसी है? निबंध है, हालांकि कथा के रूप में, कहानी के रूप में निबंध लिखा गया है, तो कथात्मक शैली लिख सकते हैं या निबंध लिख सकते हैं। अगला हमारा चैप्टर वही सुमरिनी के मन के, लेकिन दूसरा निबंध घड़ी के पुर्जे। लेखक वही सेम है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसमें क्या है केंद्रीय भाव? धर्म और घड़ी की तुलना की गई है। धर्म पर कुछ लोगों का जो अधिकार हो जाता है, थोड़े लोगों का अधिकार जब हो जाता है, तो वो चीज़ समाज के लिए बहुत हानिकारक है। ये डिस्कस किया गया है इसमें। भाषा कैसी है? गंभीर हिंदी है। तीनों चैप्टर्स में से ये थोड़ा सा मुश्किल भाषा वाला शब्द है, तो गंभीर हिंदी इसको हम लिख सकते हैं। जहाँ गंभीर हिंदी की बात आती है तो तत्सम वाले शब्द बढ़ जाते हैं, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग है। शैली कैसी है? सेम वही, निबंध और कथात्मक, तीनों निबंधों में एक ही प्रकार की शैली है। अगला चैप्टर सुमरिनी के मन के सेम ढेले चुन लो निबंध का नाम है। लेखक हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। केंद्रीय भाव क्या है? पुराने समय में जीवन साथी के चुनाव के तरीके बताए गए हैं कि कैसे होते थे पुराने समय में, और ये बताया गया है कि जीवन साथी कैसे नहीं चुनना चाहिए। भाषा कैसी है? सरल है। शैली कौन सी है? वही निबंध वाली शैली है, कथात्मक शैली का निबंध है। अगला चैप्टर संवदिया। लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। केंद्रीय भाव क्या है? मानवीय संवेदना का वर्णन है। एक संदेश देती है बड़ी बहुरिया, और उसको सोच सोच करके बार बार हमारी भावनाओं को उद्वेलित किया जाता है, मानवीय संवेदनाओं को जगाया जाता है। तो ये मानवीय संवेदना वाला चैप्टर है। संवदिया की विशेषताओं का भी वर्णन किया गया है, तो संवदिया के बारे में भी बताया गया है, और मनुष्य की बाकी भावनाओं और संवेदनाओं का भी वर्णन किया गया है। भाषा कैसी है? सरल भाषा है, और शैली क्या है? कहानी है। अगला चैप्टर गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। लेखक कौन से हैं? भीष्म साहनी। केंद्रीय भाव इसमें क्या है? लेखक गांधी से मिलता है, नेहरू से मिलता है और यासिर अराफात से मिलता है। तो पहली बार जब वो उनसे मिलता है, वो बंदे उनको कैसे लगे, उस चीज़ का वर्णन लेखक ने अपनी आत्मकथा में किया है। भाषा कैसी है? सरल भाषा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्द नहीं है इसमें। शैली कौन सी है? आत्मकथा है, आज के अतीत आत्मकथा का नाम है, ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। संस्मरण इसको हम कह सकते हैं, आत्मकथा का भाग है, ये कह सकते हैं। संस्मरण है, ये कह सकते हैं। अगला पाठ लघु कथाएं। लघु कथाओं के अंतर्गत शेर, छोटी कहानी। लेखक है असगर वजाहत। केंद्रीय भाव क्या है? राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। इसमें बताया गया है कि सभी सरकारें जनता को मूर्ख बनाती हैं, ये शेर का केंद्रीय भाव है। भाषा कैसी है? सरल है, छोटे छोटे संवादों का प्रयोग किया गया है। शैली व्यंग्यात्मक, प्रतीकात्मक। चारों लघु कथाओं की शैली सेम है, ध्यान रखेंगे। व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक, चारों लघु कथाओं की भाषा भी सरल है और इनके संवाद छोटे हैं। अगली लघु कथा हमारी पहचान। लेखक असगर वजाहत। केंद्रीय भाव क्या है? राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य है, लेकिन इसमें राजनीति का एक दूसरा पहलू दिखाया गया है कि सरकार को अंधी, गूंगी और बहरी जनता पसंद होती है। भाषा सरल है, संवाद छोटे छोटे हैं। शैली व्यंग्यात्मक है, प्रतीकात्मक है। अगली लघु कथा चार हाथ। लेखक वही असगर वजाहत। केंद्रीय भाव क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। इसमें मिल मालिक और मजदूरों के संबंधों का वर्णन है। भाषा कैसी है? सरल है, संवाद छोटे हैं। शैली व्यंग्यात्मक है, प्रतीकात्मक है। अगला चैप्टर साझा लघु कथाएं। लेखक हैं असगर वजाहत। केंद्रीय भाव क्या है? जमींदारी व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। इसमें जमींदार और किसान के संबंधों का वर्णन किया गया है। भाषा कैसी है? सरल है, संवाद इसमें बहुत छोटे छोटे हैं। शैली वही व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक है। अगला चैप्टर हमारा जहां कोई वापसी नहीं। लेखक है निर्मल वर्मा। केंद्रीय भाव क्या है? सिंगरौली प्रदेश में पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर विचार किया गया है। सिंगरौली प्रदेश है मध्य प्रदेश का एक जिला। इसमें आगे विस्थापन की समस्या पर विचार किया गया है। औद्योगिकीकरण के दुष्प्रभावों का वर्णन किया गया है कि जब औद्योगिकीकरण आता है तो पर्यावरण पर, लोगों के जनजीवन पर, मौसम पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस चीज़ का वर्णन है। भाषा सरल है, शुद्ध हिंदी है, वर्णनात्मक भाषा है, यानी डिटेल में एक चीज़ को अगर लेखक ने पकड़ा है तो उसको डिटेल में उसका वर्णन किया है।
अगला चैप्टर हमारा दूसरा देवदास, लेखिका है ममता कालिया। लेखिका होना चाहिए ममता कालिया, पहली फीमेल राइटर है आपके सिलेबस में। केंद्रीय भाव क्या है? प्रेम के शुद्ध रूप का वर्णन है। युवा वर्ग की भावनाओं, कल्पनाओं और संवेदनाओं का वर्णन है। कहानी का नायक जो है संभव, वो युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए युवा वर्ग की भावनाएं, कल्पनाएं कि वो कैसे सोचते हैं, क्या क्या उनके मन में उथल पुथल विचार चलते रहते हैं, उन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। भाषा है सरल शुद्ध हिंदी है। शैली वर्णनात्मक, बिल्कुल जो गंगा आरती का दृश्य है वो पूरा वर्णनात्मक है। बहुत बड़े बड़े वर्णन है एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के। बिंबात्मक है, बिंब प्रस्तुत किए गए हैं। चित्रात्मक भाषा मैंने शुरू में ही बताई, जहाँ बिंब है वहाँ आप चित्रात्मक भाषा लिख सकते हैं। आखिरी चैप्टर हमारा, पाठ का नाम कुटज, लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। केंद्रीय भाव इस चैप्टर का क्या है? कुटज नामक पेड़ का वर्णन है। पेड़ मीडियम साइज का पेड़ है वो, तो कुटज नामक पेड़ का वर्णन है। उसकी जीवन शक्ति, किस तरीके से वो जीवित रहता है विपरीत परिस्थितियों में, उसका वर्णन है। उसकी आत्मनिर्भरता का वर्णन है कि कोई टेक केयर नहीं करता फिर भी वो अपने आप सर्वाइव करता है, और उसकी अन्य विशेषताओं का वर्णन इस चैप्टर में है। भाषा कैसी है? गंभीर भाषा, सबसे मुश्किल भाषा आपके पूरे सिलेबस में इसी चैप्टर में आपको मिलेगी। तत्सम शब्दों की प्रधानता है। श्लोक दिए गए हैं संस्कृत के पूरे पूरे इसमें, तो तत्सम शब्दों की प्रधानता है। संस्कृत निष्ठ भाषा है। शैली वर्णनात्मक है, प्रतीकात्मक भी है। लास्ट में जाकर के जब कुटज मनुष्य को संदेश देता है कि ऐसे जीना है या ऐसे जीना है, तो वहाँ पर वो प्रतीकात्मक हो जाती है, नहीं तो वो पूरे चैप्टर में वर्णनात्मक है। एक छोटी सी पॉइंट को लेगा लेखक और उसका पूरा बड़ा सारा वर्णन कर देगा। नाम के बारे में है, कुटज कहाँ होता है, कैसे पैदा होता है, कैसे जीवित रहता है, बड़े बड़े वर्णन किए गए हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने पूरे आपकी अंतरा के विशेष वाले पॉइंट को हाईलाइट किया है कि किसमें आप क्या लिख सकते हैं। 14 नंबर का आपका ये प्रश्न बनता है, 2 व्याख्या वाले 6 नंबर के, और 2 नंबर का एक काव्य सौंदर्य वाला। आई होप ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।